आइए अब नेशनल इनकम से जुड़े कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं नेशनल इनकम को। आज नेशनल इनकम क्या है? जब हम नेशनल इनकम को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हम डिफ़ाइन करते हैं कि नेशनल इनकम इज़ द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इस डेफिनेशन में नेशनल इनकम के 2-3 बातें निकल के आती है जिसको हमें जान लेना चाहिए। जो सबसे पहली बात निकल के आती है वो ये है कि फैक्टर इनकम क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि फैक्टर इनकम क्या है। उसके बाद यहाँ पे जिक्र आता है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन हैं उनको भी हम जान लें। और नॉर्मल रेजिडेंट्स के बाद एक और जो बात जानने वाली है नेशनल इनकम को डिफ़ाइन करने से पहले वो ये है कि हम जानें कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंस और फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम फैक्टर इनकम से। फैक्टर इनकम के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ट्रांसफ़र इनकम का। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम, इन दोनों को हम समझते हैं, दोनों एक दूसरे के शेड में हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम फैक्टर इनकम से। कोई फैक्टर यानी कोई भी रेजिडेंट या कोई भी कंट्री में रहने वाला इंसान अपने फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो इनकम अर्न करता है, जैसे वो लैंड की सर्विस दे, लेबर की सर्विस दे, या वो कैपिटल की सर्विसेज दे, या वो एंटरप्राइज की सर्विस दे, तो इन सर्विसेज के बदले में जो इनकम वो अर्न करता है वो होती है फैक्टर इनकम। यानी फैक्टर सर्विसेज के बदले में अर्न की गई इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो फिर ट्रांसफ़र इनकम क्या है? यदि किसी को इनकम यानी पैसा या मनी मिलता है हेल्प के बतौर हेल्प, या फिर वेलफेयर के लिए या चैरिटी के फॉर्म में किसी को पैसा मिलता है जिसके बदले में उसने किसी तरह का फैक्टर सर्विस नहीं किया है, यानी उसने उसके बदले में कोई काम नहीं किया है, तो उस तरह का जो पेमेंट होता है उस पेमेंट को हम ट्रांसफ़र पेमेंट में काउंट करते हैं। तो आइए दोनों के एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफ़र इनकम क्या है। तो सबसे पहले फैक्टर इनकम का एग्जांपल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, वो वहाँ पे एम्प्लॉई है और वहाँ पे वो लेबर करता है, तो उसके बदले में उसे इनकम मिलती है, वो फैक्टर इनकम हो गई। किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसके बदले में उसे इनकम मिलती है, वो फैक्टर इनकम हो गई। किसी ने अपनी लैंड जो है वो रेंट पे दे रखी है, तो उसके बदले में उसे इनकम मिलती है, तो वो फैक्टर इनकम हो गई। और किसी ने काम शुरू कर रखा है और बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है, यानी उसने एंटरप्रेन्योरशिप कर रखी है और बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है, तो वो फैक्टर इनकम हो गई। तो ये सब एग्जांपल है फैक्टर इनकम के। यानी जो आप काम करते हो उसके बदले में अगर आपको इनकम या मनी अर्न होती है तो वो फैक्टर इनकम है। ट्रांसफ़र इनकम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम है जब किसी को हेल्प के फॉर्म में पैसे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को हेल्प करने के लिए आप उसको पैसे दे देते हो 10,000 20,000, तो वो इनकम तो हुई उसकी, लेकिन वो ट्रांसफ़र इनकम हुई, ना कि फैक्टर इनकम। जैसे हम घरों में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें पैसे देते हैं पॉकेट मनी के लिए, तो हमने कमाई नहीं है, वो हमें बतौर हेल्प हमारे पेरेंट्स से मिलती है, तो वो ट्रांसफ़र इनकम है। गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती है और जैसे किसी को अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन देती है, तो वो ट्रांसफ़र इनकम है, ना कि फैक्टर इनकम है, क्योंकि उसके बदले में आपने कोई सर्विस नहीं करी है। तो ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर इनकम को समझना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि जब हम नेशनल इनकम को अकाउंट करते हैं तो हमारा जो कंसर्न होता है वो फैक्टर इनकम से होता है, ना कि ट्रांसफ़र इनकम से। तो हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम को समझ लिया। आप इसको अपने चारों तरफ कई एग्जांपल्स से और अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हम नॉर्मल रेजिडेंट्स की, यानी एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन से हैं, किनको हम नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है? कोई भी व्यक्ति एक कंट्री में अगर 1 साल से ज़्यादा तक रहता है, यानी वो 1 साल या उससे ज़्यादा तक एक कंट्री में रहता है कंटिन्यूसली, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हम कुछ ही इंटरेस्ट को काउंट करते हैं। सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि उसका कंजम्पशन इंटरेस्ट, उसका इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट और उसका प्रोडक्शन इंटरेस्ट। ये तीनों इंटरेस्ट अगर उस कंट्री के साथ ही हैं उसके, यानी कि वो तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक वो उसी कंट्री में परफॉर्म करता है, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। भले ही उस कंट्री का वो सिटीजन हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये मतलब है कि क्या वो 1 साल से ज़्यादा तक एक कंट्री में रहता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री से जुड़े हैं,
यानी उसका कंजम्पशन, उसका प्रोडक्शन और उसका इन्वेस्टमेंट का जो कंसर्न है, जो क्या उसका इंटरेस्ट उस कंट्री से है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट मान लिया जाएगा, यानी वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट होने से सिटीजन होने का कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो उस कंट्री का सिटीजन हो या सिटीजन ना हो। अब नॉर्मल रेजिडेंट के बाद हम आइए बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सपोज़ करिए कि एक अमेरिकन सिटीजन हमारी इंडिया में रिज़ाइड कर रहा है और वो 1 साल से ज़्यादा से यहाँ पे रिज़ाइड कर रहा है, यहाँ पे अर्न करता है वो, और कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और सारी जो उसके प्रोसेस हैं वो यहीं पर होते हैं। यानी कि इनकम भी यहीं से अर्न करता है, प्रोडक्शन भी यहीं करता है और इन्वेस्टमेंट भी यहीं करता है। उसका इंटरेस्ट अगर इसी कंट्री से रिलेटेड है, यानी वो सारी इनकम अपनी यहीं पर डिस्पोज कर देता है, तो वो एक नॉर्मल रेजिडेंट हुआ, भले ही वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है। सपोज़ करिए कि एक इंडियन सिटीजन वो अमेरिका या कनाडा में सेटल्ड है और वहाँ पर वो रिज़ाइड करता है और जितनी भी इनकम अर्न करता है वो सब वहीं पे डिस्पोज कर देता है, यानी कि उसके प्रोडक्शन, उसके इन्वेस्टमेंट और उसके कंजम्पशन के इंटरेस्ट से कनाडा या अमेरिका से ही रिलेटेड है, ना कि इंडिया से। तो वो इंडियन सिटीजन होने के बावजूद भी नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट वो हैं जो एक कंट्री में 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रहते हैं और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, ये तीनों इस कंट्री से ही जुड़े होते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट का सिटीजनशिप से कोई कंसर्न नहीं है। कोई भी सिटीजन, किसी भी कंट्री का सिटीजन किसी भी कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट की बात आइए हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री क्या होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पॉलिटिकल टेरिटरी की बात आती है कि एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल बाउंड्री से हटकर डोमेस्टिक टेरिटरी को माना जाता है, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल बाउंड्री से अलग है। एक कंट्री की इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी उसकी बाउंड्री के बाहर भी हो सकती है, अगर कोई ऐसा प्लेस हो जो उस कंट्री के लिए इकोनॉमिकली एक्सेसिबल हो। इकोनॉमिकली एक्सेसिबल का मतलब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कोई भी जोग्राफिकल प्लेस जहाँ पर एक कंट्री के कैपिटल, पीपल और रिसोर्सेज यानी फैक्टर्स और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो आसानी से आ जा सके, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी बाउंडेशन या बिना किसी तरह के बैरियर के। तो वो कंट्री, वो प्लेस या वो जोग्राफिकल प्लेस उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी है। भले वो उस कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर है, लेकिन फिर भी वो उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब किसी कंट्री के लिहाज से वो जोग्राफिकल प्लेस है जिस प्लेस पर गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आसानी से आ जा सकते हैं, यानी उनका आना जाना किसी तरह के बाउंडेशन में नहीं होता है। तो वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब इंडिया की कैपिटल श्रीलंका में बिना श्रीलंकन गवर्नमेंट के परमिशन से नहीं जा सकती, यानी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते। और यहाँ का कोई भी पर्सन अगर श्रीलंका में काम करना चाहता है तो उसको श्रीलंकन गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको इमिग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको वहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी वो बड़े आसानी से नहीं जा सकता, फ्रीली नहीं जा सकता। और यहाँ से हम गुड्स या सर्विस अगर हम श्रीलंका में ले जाना चाहें तो हमें इमिग्रेशन से गुजरना होगा, यानी हमें श्रीलंकन कस्टम से गुजरना होगा और उनकी परमिशन हमें लेनी होगी। तो श्रीलंका इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे 28 जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में किसी भी स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज के आने जाने पर किसी तरह का कोई बैरियर नहीं होता है और कोई भी पर्सन किसी भी स्टेट में जाके अर्न कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है या अपना धंधा शुरू कर सकता है। तो ये हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री हुई। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उसके 2 कंसर्न हमारे सामने आ जाते हैं। एक तो डोमेस्टिक इनकम की बात आ जाती है और एक नेशनल इनकम की बात आ जाती है। तो ये 2 नज़रिए हैं इनकम को देखने के, डोमेस्टिक
इनकम और नेशनल इनकम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या है। डोमेस्टिक इनकम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो उससे पहले हमें डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में जानना होगा। और आपने डोमेस्टिक टेरिटरी तो समझ ही लिया होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डोमेस्टिक इनकम होती क्या है। डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी डोमेस्टिक जो हमारी टेरिटरी यानी बाउंड्री है, इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की गई सारी फैक्टर इनकम, जितनी भी फैक्टर इनकम उस बाउंड्री के अंदर जनरेट होती है एक अकाउंटिंग ईयर में, चाहे उस इनकम को नॉर्मल रेजिडेंट ने जनरेट किया हो या नॉर्मल रेजिडेंट ने जनरेट ना किया हो, चाहे उसे फॉरेन रेजिडेंट ने जनरेट किया हो, यानी जो नॉन रेजिडेंट है, जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो सब मिला के डोमेस्टिक इनकम कही जाएगी। तो इसको फिर से समझिए। डोमेस्टिक टेरिटरी यानी जो इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसके अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में जनरेट की गई सारी फैक्टर इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट ने जनरेट किया हो और नॉन रेजिडेंट ने भी जनरेट किया हो, कुल मिला के वो कही जाती है डोमेस्टिक इनकम। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में डोमेस्टिक टेरिटरी हम जो भी डिसाइड कर लें कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है और उसके अंदर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उन सब ने मिलकर एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी इनकम जनरेट की है उस सब को हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड होती है। उसको किसने जनरेट किया है इससे उसका कोई मतलब नहीं होता। उसको रेजिडेंट ने जनरेट किया है, उसको नॉन रेजिडेंट ने जनरेट किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है, क्या वो फैक्टर इनकम डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जनरेट हुआ है, तो वो आपका डोमेस्टिक इनकम हुआ। आइए अब बात करते हैं हम इनकम के नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट की। नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट क्या है? नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमारे जो रेजिडेंट फैक्टर्स हैं, हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट फैक्टर्स हैं, उन्होंने एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी इनकम जनरेट की है। यानी हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी इनकम जनरेट की है, चाहे उन्होंने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट की है, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जनरेट की है, कहीं पर भी जनरेट करी है उन्होंने, उन सारी फैक्टर इनकम को अगर हम ऐड कर दें तो वो सारी मिला के नेशनल इनकम बन जाती है। यानी नेशनल इनकम क्या है? हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी फैक्टर इनकम जनरेट की है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट की है, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जनरेट की है, उन सबको मिला के नेशनल इनकम कहा जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया की, डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी इंडिया की है, वहाँ पर हमारे जो फैक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट फैक्टर्स हैं, उन्होंने जो इनकम जनरेट की है, और हमारे जो रेजिडेंट फैक्टर्स हैं जिन्होंने बाहर, हमारी कंट्री के बाहर की टेरिटरी में इनकम जनरेट की है, उनको जोड़ लें तो हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी। अब करना क्या होगा कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं, उनकी इनकम को माइनस करना होगा। यानी जो दूसरी कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो फैक्टर्स आए हैं, जो नॉन रेजिडेंट फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की इनकम को हमें माइनस करना होगा जो उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट की है, जिनको हम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहते हैं। तो वो हमें माइनस करना होगा। और क्या प्लस करना होगा? जो हमारे रेजिडेंट्स ने, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फैक्टर इनकम अर्न की है, उसको हमें ऐड करना होगा। तो नेशनल इनकम के लिए हमें दो बातों का ख्याल रखना होगा। जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, जो उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया, उसको माइनस करना होगा। और जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं और वो बाहर से अर्न करके लेकर आए हैं, यानी कि हमारी टेरिटरी के बाहर से, उसको हमें ऐड करना होगा। यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमें ऐड करना होगा और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हमें माइनस करना होगा। यानी हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पता करना होगा और उसको डोमेस्टिक जो इनकम है उसमें हमें ऐड कर देना होगा। और डोमेस्टिक इनकम में उसे हम ऐड कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम का जो फ़र्क होता है, वो फ़र्क होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। तो डोमेस्टिक इनकम में
डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की गई इनकम, चाहे उसको किसी ने जनरेट किया हो, रेजिडेंट ने चाहे नॉन रेजिडेंट ने। और नेशनल इनकम में इम्पॉर्टेंट है कि हमारे रेजिडेंट जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन्होंने जनरेट किया हो फैक्ट्री इनकम, चाहे उन्होंने किसी भी टेरिटरी में जनरेट किया हो। तो नेशनल इनकम में हमारे नॉर्मल रेजिडेंट इम्पॉर्टेंट हैं और डोमेस्टिक इनकम में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है।